हेलो दोस्तों। हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हमने सोचा है कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। वो भी पुराने वर्ष की जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे। आज से 5 वर्ष पूर्व की जो टेस्ट सीरीज होंगी उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहले हम पॉलिटी को सॉल्व करेंगे और उसके पश्चात जो जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज होंगी उनको देखेंगे और फिर इकोनॉमी। इसी प्रकार से जो जो विषय आप लोग कहेंगे उसी को प्रारंभ किया जाएगा। तो अभी हम लोग पॉलिटी को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसको आप एक बार देखिए ज़रूर। इसमें आपको अच्छे से विश्लेषण करके बताया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2015 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की। तब उसका पुत्र 10 वर्ष का था। तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? ऑप्शन है निजता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तीसरा वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने दीजिए और हम आपको कुछ बताते हैं, उसके पश्चात आप स्वयं सॉल्व कर देंगे इसको। देखिए, जो भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करना चाहे वह उसकी घोषणा कर सकता है, अर्थात उसको छोड़ सकता है। ठीक है, उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा और जब वो पंजीकरण करा लेगा उसके पश्चात वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। ठीक है, और जब वह भारत की नागरिकता को छोड़ता है तो उसके जितने भी नाबालिग बच्चे रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने जब परित्याग किया तो उसके नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ साथ भारतीय नागरिक नहीं रह जाते हैं। इस स्थिति में और जो 18 जो बच्चा नाबालिग था वो जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो पुनः आकर के भारत में क्या कर सकता है? नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जब वह व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके साथ साथ उसका जो नाबालिग बच्चा होता है ना, उसका भी क्या हो जाता है? नागरिकता समाप्त हो जाता है। और जब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी ना तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसको अब जो भारत में मूलाधिकार प्राप्त होते थे उनमें से सभी मूल अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, जो सिर्फ विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त होते थे वही मूल अधिकार अब उसको भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कौन कौन मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त होते हैं और कौन कौन भारतीयों को प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारतीयों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात आप स्वयं जान लीजिएगा कि विदेशियों को कौन से मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए, भारतीयों को प्राप्त होने वाले, भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को अनुच्छेद 15 जो है ना वह प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, मूल वंश या प्रजाति, उसके पश्चात जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 15 हो गया। यह सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 16। ठीक है, 16 में कहा गया है कि लोक सेवाओं में अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समता रहेगी, अर्थात सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और उसके पश्चात अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19,
इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। और 29 है, अनुच्छेद 29 जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो भी सिर्फ किसको प्राप्त है? वह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब ऐसा थोड़ा ना कि कोई विदेशी अल्पसंख्यक आएगा और उसकी भी यहाँ पर भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो भारतीय जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उन्हीं की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तथा अनुच्छेद 30 ये जो है ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। इसमें भी ये भी अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। चलिए, तो याद रखिए टोटल जो है अनुच्छेद ये किसको प्राप्त है? ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। 15 अर्थात धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 16 लोक नियोजन में समान अवसर, और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण प्राप्त है, तथा अनुच्छेद 30, ठीक है। ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक, कहीं किसी भी देश के नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद बच जाते हैं उस किसको किसको प्राप्त है? वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद जो और बच जाएंगे वो किसको प्राप्त रहेंगे? और सभी को प्राप्त रहेंगे। तो अब ये सवाल हम लोग करके देखते हैं। देखिए, एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2015 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की, ठीक है। तब उसका पुत्र 10 वर्ष का था और तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? देखिए, 2015 में उसने क्या कर दी? नागरिकता की परित्याग का घोषणा कर दिया, ठीक है। और उसका पुत्र जो था उसकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष थी, ठीक है। और तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। अर्थात 2015 में उसने जो घोषणा की थी उसको क्या कर लिया गया? पंजीकृत कर लिया गया। और वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टेस्ट सीरीज है वो 2022 की है और आप लोग 2023 में इसको देख रहे हैं। तो 2022 के अनुसार आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। तो देखिए, 15 में 22 में से, अच्छा 15 में कितना जोड़ेंगे जिससे 22 आ जाएगा? 15 में आप 7 जोड़ेंगे तब 22 आएगा, ठीक है। तो वही जो 7 ईयर आप बढ़ा रहे हैं वही इसमें जोड़ दीजिए। 10 में जोड़ेंगे तो 10 और 7 कितना होता है? 17 होता है। तो 17 वर्ष हो गया, इसलिए अभी भी ये क्या है? नाबालिग है, ठीक है। और नाबालिग होगा तो अभी भी ये भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। यह भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। इसलिए इसके पिताजी जहाँ के नागरिक होंगे वहीं का यह भी नागरिक कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? वहीं का यह भी नागरिक कहलाएगा। इसलिए इसको भी वही मूल अधिकार प्राप्त होंगे जो विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विदेशियों को प्राप्त है।
ठीक है, विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग, अभी हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, करा निजता का अधिकार। ठीक है, तो निजता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके पश्चात जो तीसरा है, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 19 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ कितने अधिकार प्राप्त होंगे? एक निजता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, एक गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अधिकार प्राप्त होगा, किंतु वाक स्वातंत्र और व्यक्ति का स्वातंत्र का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जिसमें जिसमें 3 है उसको हटा दीजिए, बाकी सही कर लीजिए। तो ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता, बी भी सही नहीं हो सकता, डी भी सही नहीं हो सकता, ऑप्शन सी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग को दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, परिस्थिति की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपर्युक्त में से कौन से उद्देश्य वर्णित किए गए हैं? ठीक है, चलिए तो इससे पहले इसको इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, उसके पश्चात आप स्वयं इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए, हमारा जो हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन? सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, दूसरी बात, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन? एक है विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म उपासना। ठीक है, ये समझ लीजिए। 3 प्रकार के न्याय हो गए। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, 5 प्रकार का स्वतंत्रता बताया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार करने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास करने की स्वतंत्रता है, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने मन से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद एक चीज और है, 2 प्रकार की समानता भी है। ठीक है, समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन? तो एक है प्रतिष्ठा, और अवसर या परिस्थिति मान लीजिए। अवसर परिस्थिति का अभिप्राय ही वही होता है, परिस्थिति। ठीक है, तो 2 प्रकार की समानता, समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कौन कौन? एक प्रतिष्ठा, अवसर की समता। हमने आपको 3 चीजें बताई।
कि हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें 3 चीजें बताई गई हैं। एक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके पश्चात 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, इनकी बात की गई है। बस यही 3 चीज मुख्य है। अब इसी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप उसको देख सकते हैं, और इसके बारे में अच्छे से जानना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो हमने आपको 3 प्रकार का न्याय बताया था। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताइए। देखिए, राजनीतिक न्याय हमारे उद्देश्य में प्रस्तावना में बताया गया है ना, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही है। उसके पश्चात आर्थिक स्वतंत्रता, तो हमने आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताया था। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। इन स्वतंत्रताओं में आप ढूंढ करके बताइए कि कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है? नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है। और हमने आपको एक बात और बताया था कि 2 प्रकार के समता की बात की गई है। कौन कौन? प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। कौन कौन समता? प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो देखिए, अवसर का ही पर्यायवाची है परिस्थिति। परिस्थिति बराबर अवसर। ठीक है, तो इसकी बात की गई है कि नहीं की गई है? संविधान में, प्रस्तावना में की गई है ना, इसलिए 1 और 3 सही हैं। तथा राष्ट्र, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन आप जानते होंगे, समझदार हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है। तो आप पहली बात तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो आप इतना जान गए ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो अब सीधा सीधा आप देख लीजिए, 2 ऑप्शन जिसमें जिसमें होगा वो सब गलत होंगे। ठीक है, तो देखिए बी में 2 ऑप्शन है, और डी में भी 2 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ना, डी में भी क्या है? दूसरा ऑप्शन है। तो बी और डी ये स्वयं निकल जाएंगे, फिर तीसरा और चौथा बचा हुआ है। चलिए, तो तीसरा तो सही है, उसके साथ साथ एक भी सही है, इसलिए आप सीधा कौन सा मार दीजिए? ऑप्शन ए। चलिए, इसमें ऑप्शन ए सही है, दूसरे का ये सही है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहली बात तो आपको क्वेश्चन ही समझना होगा पहले। ये कह रहा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, इसका मतलब और है कि किसी और अनुच्छेद के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मतलब 356 के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के भी राष्ट्रीय आपात होते हैं। तो और कौन कौन होते हैं, तो उसको जान लीजिए। राष्ट्रीय आपात हमारे भारत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो 352 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा 356 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरा 360 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? 360। एक राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, दूसरा 356 के तहत लगाया जाता है, तीसरा 360 के तहत लगाया जाता है। अब इसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, देखिए 352 के तहत जो लगाया जाता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और 356 के तहत जो लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं?
राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 के तहत जो राष्ट्रीय जो आपात लगाया जाता है, उस आपात को हम वित्तीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय आपात कहते हैं। याद रखिए, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ पर उल्लिखित है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। चलिए, तो हम इसको अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आप स्वयं इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति शासन है ना, अनुच्छेद 356 में है। किसमें है? 356 में है। और 356 में कहा गया है, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या फिर राष्ट्रपति को भान हो जाए, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित कर दे कि यहाँ पर ऐसे ऐसा माहौल है, आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति उसको सूचित करे या फिर राष्ट्रपति को स्वयं भान हो जाए, राष्ट्रपति स्वयं जान जाए कि यहाँ पर क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो राज्यपाल प्रतिवेदन कर दे या फिर राष्ट्रपति को स्वयं भान हो जाए कि जो प्रांत है उन प्रांतों में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वह उन प्रांतों में क्या कर सकता है, संवैधानिक तंत्र के विफलता की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है? संवैधानिक तंत्र के विफलता की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और हाँ, कुछ इसमें और भी बातें आपको जानना है। देखिए, संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और राज्यपाल जो प्रतिवेदन करता है ना, वह अनुच्छेद 365 के तहत कर सकता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 365 के तहत करता है। राज्यपाल को प्रतिवेदन करने का अधिकार 365 के तहत दिया गया है। ठीक है, और भी जानिए कि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा तो संसद के जो दोनों सदन है, ठीक है, एलएस प्लस आरएस, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के द्वारा 60 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत से अनुमोदित करना पड़ेगा। ठीक है, जब उस राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी, उसके 60 दिनों के भीतर क्या होना चाहिए? साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। और यदि इन सदनों ने इसका अनुमोदन कर दिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन को पुनः 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह प्लस किया जा सकता है। और इसी प्रकार इसे और बढ़ाना है तो और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार 6 माह पर अनुमोदन करा करके इसे 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी अधिकतम सीमा क्या है? 3 वर्ष है। याद रखिए, अधिकतम सीमा क्या है? 3 वर्ष। इस पॉइंट को नोट कीजिए, अधिकतम सीमा क्या है? 3 वर्ष है। और राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, अर्थात उसके अंतर्गत क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन जब भी लगाया जाता है ना, तो राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं वो वापस ले ली जाती है। क्या कर ली जाती है? वापस ले ली जाती है। इसको लिख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति वापस ली जा सकती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति उनके राज्य के अधिकारियों की जो शक्ति होगा उसको वापस ले लेगा। ठीक
ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक लोग की राष्ट्रपति शक्ति कभी नहीं छीन सकता। कौन? हाई कोर्ट के जो जज होंगे। किसके? हाई कोर्ट के जो जज होंगे, ठीक है, उनकी शक्ति नहीं छीन सकता है। और विधानसभा जो होंगे उनको भंग किया जा सकता है। किसको? विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है। और जो संसद होगी वो राज्य सूची के विषयों पर क्या हो सकती है? कानून बना सकती है। और इसका मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए। और याद रखिए कि जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था 1951 में। कहाँ लगाया था? 1951 में पंजाब में लगाया गया था। और इसको ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको सबसे अधिक बार यूपी में लगाया गया। ठीक है, 10 बार यूपी में लगाया जा चुका है। ठीक है। और अब तक ये जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति शासन 132 प्लस बार लगाया जा चुका है। ठीक है। अब इसको बहुत बार मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा था, तो एक केस आया, यस आर बम्बई। कौन सा केस आया? यस एस आर बम्बई, बोमई। ठीक है, यस आर बोमई केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है ना उस पे क्या हो सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में क्या हो सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। चलिए, अब मैं आपको इतना विस्तार पूर्वक इसलिए बस मेरा उद्देश्य रिवीजन कराना है आपका, कि आपने जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। और बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही सकता है, उसमें साधारणतः बताते चले जाएंगे तो आपका भी मन नहीं लगेगा। इसको सुन रहे हैं ना तो आपका समझ लीजिए बहुत कुछ मतलब समय आपका सार्थक ही जा रहा है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी बातें बता दी गई। अगर इसको आप लिख लेंगे ना तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें लगभग कोई भी बातें छोड़ी नहीं गई है। चलिए, तो अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। चलिए, तो आप ही सोच लीजिए, मैं आपको बताया था कि इसको अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक क्या है? गलत है। और जब इसकी घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। एकदम सही बात है, सही ले सकता है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो एक को भी सही नहीं है, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी हम थोड़ा सा आपको गलत बता दिए। ये जो जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है, ये सही बात है। ठीक है, इसलिए याद रखिए केवल बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। अब छोटी मोटी भूल है, हो जाती है, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ऑप्शन क्या है? बी सही है और ये वाला सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा वाला नहीं देखेंगे क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। पांचवा, संविधान से ही संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को देखेंगे। पांचवा है, क्या कह रहा है? संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, संसद के सदस्यों से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से। देखिए, जो दूसरी अनुसूची है ना, उस दूसरी अनुसूची में कुछ विशेष लोग हैं जिनके वेतन, भत्ते
विशेषाधिकार इत्यादि इसमें बताए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विशेष जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, तो इनके जो वेतन भत्ते और विशेषाधिकार होंगे उन्हीं से संबंधित ये दूसरी अनुसूची है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति, एक सेकंड, राष्ट्रपति, रा बराबर राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और यलयस अध्यक्ष, यलयस अध्यक्ष। ठीक है, यलयस अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष भी ले लीजिए, यलयस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्लस आरएस के जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, सभापति और उपसभापति, ये लोग हो गए। तथा राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ना, उसके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तथा राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ले लीजिए इसी प्रकार। उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, कौन, एससी के न्यायाधीश, न्यायाधीश ये हो गए, और प्लस एचसी के भी, एचसी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके पश्चात एक लोग और हो जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, 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 कैग, कैग समझिए, सीएजी। ठीक है, तो याद रखिए इसमें हमने किसको किसको बताया, हमने आपको बताया भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह इसके अंतर्गत आता है दूसरी अनुसूची में, मतलब राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को बताया गया है, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के जो विधान परिषद होते हैं उनके सभापति और उपसभापति, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, और उच्च न्यायालय जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इतने अधिकारी जो हैं उनके क्या हैं, वेतन भत्ते इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, मतलब वेतन भत्तों को बताया गया है कि किसका कितना वेतन होगा। चलिए, ये बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, हम लोगों ने भी देखा ही, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, इनसे भी संबंधित है। ठीक है, संसद के सदस्यों से, इसका वहां पर कहीं जिक्र नहीं था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से, इसका भी कहीं जिक्र नहीं था। ठीक है, तो याद रखिए दूसरा तीसरा गलत है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो तीसरा चौथा गलत है, तीसरा तीसरा चौथा जिसमें जिसमें होगा सभी गलत है, तो बी सी और डी में तीसरे और चौथे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, समझ में आ रहा हो ना तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, इसी प्रकार हम आपको हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे। अब ऑप्शन क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न निदेशक तत्वों को प्रभावी बना करने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 अनुच्छेद 50 को प्रभावी बनाते हैं। दूसरा, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अनुच्छेद 43 को प्रभावी बनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है,
वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई है। इसमें निम्नलिखित में मतलब कौन कौन से हैं विचार कीजिए, मतलब कौन किसको प्रभावी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 अनुच्छेद बताए गए हैं, एक 50, दूसरा 43 और तीसरा 40। इन 40 को हम जान जाएं, मतलब इन तीनों को हम जान जाएं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किसमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए जान जाएंगे किसको कौन प्रभावी बनाता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 है। ठीक है, 40 में क्या कहा गया है? 40 में अनुच्छेद जो 40 है, 40 इसमें ग्राम पंचायतों का गठन क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन ये बताया गया है, अर्थात पंचायती राज। पंचायती राज, इसे पंचायती राज भी कह सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज। और इसको लागू करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब किया गया, इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब किया गया, इसको कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन जो अनुच्छेद 40 है वो समझ में आया कि नहीं आया? अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? पंचायती राज, अर्थात पंचायतों का गठन। ठीक है, याद रखिए इसमें इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कैसा आर्टिकल है? गांधीवादी, गांधी गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें हमने आपको 3-4 बातें बताई। पहला कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। दूसरा इसे ही पंचायती राज कहते हैं। तीसरा इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। चौथी बात, यह एक गांधीवादी आर्टिकल है। ठीक है, 4 बातें हो गई, इसको नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त संभवतः और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा ऑप्शन, दूसरा अनुच्छेद क्या था? 43। तीसरा अनुच्छेद 43। 43 के बारे में हम लोग जानते हैं। जो अनुच्छेद 43 है ना, यह भी एक गांधीवादी अनुच्छेद है। 43वां अनुच्छेद भी क्या है? गांधीवादी अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कृषि प्लस उद्योग। अरे गांधी जी का तो कृषि उद्योग ही आएगा। तो कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिक, जो श्रमिक होंगे उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उचित पारिश्रमिक। कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग से संबंधित जो श्रमिक होंगे, अर्थात कृषि और उद्योग में लगे जो श्रमिक होंगे उनको यथोचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, प्लस सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, याद लिख लीजिए, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 43 की बात हो गई। उसके पश्चात 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन के तहत 43 का ये जोड़ा गया। ठीक है, 43 का क्या जोड़ा गया? 43 का ये जोड़ा गया। और 43 के ए में एक बात कही गई कि उद्योग प्रबंधन जो होगा उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी होगी। ठीक है, कर्मचारियों की भागीदारी किसमें? तो उद्योग प्रबंधन में। उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भी भागीदारी ली जाएगी। उसके पश्चात ये बात हो गई। और फिर ऑप्शन बी भी जोड़ा गया, मतलब आर्टिकल बी भी जोड़ा गया। 43 का बी भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो इसके लिए 97 नंबर का संशोधन किया गया।
97 नंबर का संशोधन किया गया। और ये कब किस वर्ष में किया गया, इसको भी आप लिख करके बताइए। ठीक है, इसमें कहा गया कि सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सहकारी सहकारी समितियां, समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने आपको आर्टिकल जो 43 है उस उसकी तीनों बातों को बता दिया। पहला जो आर्टिकल 43 था उसमें क्या कहा गया कि कृषि तथा उद्योग में लगे जो श्रमिक होंगे उन श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, प्लस सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 43 हो गया। फिर 43 का ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिए कि जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा काफी सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। ठीक है, तो ये भी लिखकर बताया कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 43 के ये में क्या कहा गया कि उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, अर्थात कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा जब भी उद्योग के बारे में कुछ किया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात बी में कहा गया 97 नंबर का संविधान संशोधन करके कि सहकारी समितियों की स्थापना। याद रखिए जब 97 नंबर की संशोधन किया गया था उसी समय 19 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी क्या कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था। 19 के आर्टिकल 19 जो है मूल अधिकार का, उसके सी में सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार भी सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात है अनुच्छेद 50, हम लोगों को देखना है। क्या देखना है, अनुच्छेद 50। 50 में क्या दिया गया है, तो 50 में बस सीधा यही दिया गया है कार्यपालिका, कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण होगा। क्या होगा, पृथक्करण। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, कार्यपाल अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण दिया गया है। 50 में क्या दिया गया, सीधा सीधा कहें तो शक्ति का पृथक्करण दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक वन्य जीव संरक्षण
देखिए संसदीय शासन सरकार के संसदीय स्वरूप का मतलब क्या, देखिए शासन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका में जो शासन प्रणाली लागू है उसे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। और जो भारत में शासन की प्रणाली लागू है उसे हम संसदीय शासन कहते हैं, ठीक है। तो अब भाई अगर आपको अध्यात्मक शासन भी जानना है, संसदीय शासन भी जानना है, तो उसके लिए हमें अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। और यदि आपको अच्छे से जानना है तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और अभी हम लोग संसदीय शासन की क्या विशेषताएं हैं तो उसको सामान्यतया जानते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ पर भी संसदीय शासन होता है ना, वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? तो दोहरी कार्यपालिका में दो लोग होते हैं। एक तो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान होता है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? जहां पर दो प्रधान हो। कौन कौन? एक नाम मात्र का प्रधान हो, एक वास्तविक प्रधान हो। तो नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जिसे संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं, ठीक है। यही राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रमुख कहलाता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यह शासन का प्रमुख कहलाता है। एक बात ये हम लोगों ने देखा। दूसरी विशेषता क्या होती है? तो दूसरी इसकी विशेषता है कि कार्यपालिका, इसको नोट करते चलिए, कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात जो मंत्री परिषद है ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और तीसरी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दोहरी सदस्यता पाई जाती है। क्या होती है? दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता होती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे, ठीक है, कार्यपालिका के सदस्य क्या होंगे? विधायिका के भी सदस्य होंगे। किसके सदस्य होंगे? विधायिका के। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होंगे। यही है दोहरी सदस्यता। और अगली विशेषता देखें तो यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है। किसका शासन होता है? बहुमत दल का। बहुमत दल का शासन। बहुमत दल का शासन होता है, ठीक है। और इसमें राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। इसको हम अलग से आपको समझाएंगे। राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। राजनीतिक एकरूपता प्लस यहाँ पर जो निचला सदन होता है, निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन जो होता है वो विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, ठीक है। निम्न सदन विघटित हो जाता है। और यहाँ जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात जो गोपनीय रखने वाली चीजें हैं उनको गोपनीय ही रखते हैं, ठीक है। तो गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बातें हैं। हमने आपको अभी तक क्या क्या बताया? एक बताया दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरा, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमने आपको बताया। तीसरा, दोहरी सदस्यता, अर्थात
कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। और आगे क्या बताया, बहुमत, यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है। यहाँ पर राजनीति की एक रूपता पाई जाती है। निचला सदन विघटित हो जाता है और गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। हमने आपको कई प्रकार की विशेषताएं बताई। अब चलिए हम आप लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आप लोग ही बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है, ये सही है। असल मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। प्रधानमंत्री ये नहीं बताया, लेकिन याद रखिए मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन होंगे? 8वें का तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 9 कह रहा मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया है और 9वें क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव।